नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा में आज हम लोकसभा चुनाव 2024 को लाए। बीजेपी की चाल और बीजेपी की तैयारी। हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बीजेपी वालों को बिहार और यूपी से कितना डर लगता है। इतना डर लगता है कि किसको किसको साथ ला रहे हैं। जहां बीजेपी कह रही है 2024 में 400 पार और खुद बीजेपी 330 के पार। तो ऐसे में हमने बिहार में देखा कि देखिए, आपके पास नरेंद्र मोदी भी हैं, आपके पास भगवान राम भी आ गए, लेकिन फिर भी आपको लाना पड़ा नीतीश कुमार और छोटे छोटे दल, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, सबको आपको इकट्ठा करना पड़ा। और उधर यूपी में भी देखिए कि अब तो वे राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी को भी लेकर आए। तो ठीक है, इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी में इतनी ताकत नहीं है? क्या इतना भरोसा नहीं है कि भगवान राम और नरेंद्र मोदी के होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में तो स्वयं योगी आदित्यनाथ भी है, जहां नारा लगता है योगी योगी। पहले लगा मोदी मोदी, फिर हुआ योगी मोदी, अब तो योगी योगी। और फिर यह भी सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने कई सांसदों का, बहुत सारे सांसदों का टिकट काटने जा रही है। तो बीजेपी बिहार और यूपी से क्यों इतना डरती है, जो इतने सारे लोगों को साथ लेना पड़ रहा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस बिहार यूपी की जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसको समझने जी। के लिए ओवरऑल बीजेपी की पॉलिटिक्स और उसमें भी स्पेशली नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझने की जरूरत है। वो जी। कभी भी चुनावी जीत को लेकर के मुतमईन नहीं होते हैं, कभी भी पूरी तरह से भरोसे में नहीं होते हैं। भले उन्होंने जी। कह दिया पार्लियामेंट में कि जनता हमको 370 तो दे ही देगी। वो एक हम्म। रेफरेंस दे रहे थे जो अनुच्छेद 370 खत्म किया है और जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था उसको समाप्त किया है। ये बहुत पुरानी मांग थी और बहुत पुराना एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। दो सबसे पुराने एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के, जो 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना की पहली बैठक हुई थी उसमें लाए गए थे। उसमें जी। राम मंदिर नहीं था। राम हम्म। मंदिर तो 1989 के पालमपुर में अधिवेशन हुआ और तब वहां लाल कृष्ण आडवाणी ने रखा था। अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता, ये दो चीजें जो थी ये 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हो रही थी तब से उसके एजेंडे में थी। तो अनुच्छेद हम्म। 370 खत्म किया, जिसका रेफरेंस दिया नरेंद्र मोदी ने उस दिन लोकसभा में और कहा कि हमको इतनी सीटें तो दे ही देगी जनता और जी। 400 से ज्यादा सीटें एनडीए को आएंगी। अब आप देखिए कि हम्म। समान नागरिक संहिता का कानून भी आ रहा है और विधानसभा में उसको उत्तराखंड पहला प्रदेश हो रहा है जो लागू करेगा इसको। इसके बाद जी। राजस्थान है, गुजरात है, असम है। ओवरऑल पूरे देश में बीजेपी अपने इस एजेंडे को लागू करेगी। तो और हम्म। अयोध्या में राम मंदिर बन ही गया। तो जो तीनों कोर एजेंडे थे उसको पूरा करके इस बार चुनाव में जा रही है बीजेपी। तो वैचारिक बिल्कुल। रूप से बीजेपी ये कहने की स्थिति में है, ये दावा करने की स्थिति में है कि पिछले 70 साल में उसने जनता से जो भी वादा किया था, जो हम्म। उसके घोषणा पत्र का हिस्सा था, उसको उसने पूरा कर दिया है। तो ये उन्होंने इसका रेफरेंस दिया था, 370 सीटों का रेफरेंस इसी संदर्भ में दिया प्रधानमंत्री ने। और जी। वो अब इसके लिए लड़ रहे हैं कि बीजेपी को हम्म। 370 सीटें हैं। अब वो हम्म। इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं कि 272 आए। देखिए, जी। उनको पहले चुनाव में जब वो प्रधानमंत्री पद के तौर पर दावेदार के तौर पर लड़े तो 284, जब प्रधानमंत्री बन के लड़े तो 303। ये उनका हम्म। रिकॉर्ड है और आप देखिए कि उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि उनकी सीटें कम हो जाए। ये उस बात उनको अच्छा नहीं लगता है, ये बात अच्छी नहीं लगती है। अब गुजरात जी। में 2017 में जब वो छोड़ के आ गए थे और विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर सिमट गई थी। 200 हम्म। के हाउस में 100 सीट पर, 182 के हाउस में 100 सीट पर थी। बहुमत से काफ़ी ज़्यादा था। फिर भी अगले चुनाव में 2022 में उन्होंने इतनी मेहनत की कि 152 सीटें आई। 3/4 से ज़्यादा सीटें बिल्कुल। आई। जो दूसरी विपक्षी पार्टी है उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं मिला। तो ये जी। उनकी पॉलिटिक्स है, ये उनका नेचर है। तो इस बार वो हम्म। 303 से ज़्यादा ले आने के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए बिहार और झारखंड पर और उत्तर प्रदेश पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दोनों हम्म। राज्य जो हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ 120 सीटें हैं लोकसभा की। जी। 120 आप समझिए कि लगभग एक चौथाई सीटें हैं पूरे देश की वहाँ, हम्म। इन 2 राज्यों में। अब झारखंड जोड़ दें तो हो ही जाएगा।
तो उतनी उसको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा उलटफेर करने वाली पॉलिटिक्स रही है। कभी बिल्कुल। भी इन राज्यों में जाति की राजनीति बहुत ज्यादा होती है। बहुत गरीब राज्य हैं, तो आप वो जो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स होती है, जो गुजरात मॉडल दिखा करके जो पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के लिए बहुत संभावना नहीं रह जाती है। बिहार और यहाँ ये आप इतने गरीब लोग हैं इन राज्यों में कि जी। छोटी-छोटी चीज़ों में जीवन लगा हुआ है लोगों का। टेस्ला की लेकिन फैक्ट्री उत्तर लगेगी प्रदेश या के नहीं बारे में लगी तो है। कहा जा रहा था जी, जी, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ 80 में 80 जीत लेंगे, क्योंकि भगवान राम की का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, योगी भी हैं, मोदी भी हैं, फिर उन्हें क्यों इन्हें जयंत चौधरी पर डोरे डालने पड़ रहे हैं और ये सारी स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही है। इसके पहले बिहार में नीतीश कुमार को लाना पड़ा, और समझ ही रहे हैं कि जो पुराने सहयोगी हैं वे परेशान है कि हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो मोदी, योगी, भगवान राम के होने के बाद भी जयंत चौधरी को लाना। नहीं, ये आप वही बात हम कह रहे थे, उसी की भूमिका हम जी। मान रहे थे कि हम्म। अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतनी है। जी। आप ये समझिए ना, पहली बार जब वो लड़े 2014 में तो 71 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीट उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल को मिली थी। हम्म। जब अब उसके बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में दोनों को नुकसान हो गया, गठबंधन को नुकसान हो गया, मतलब अपना दल को तो नहीं नुकसान हुआ, उसकी तो 2 सीटें जीत गई, लेकिन बीजेपी जी। 71 से हट के 62 सीट पर आ गई, उसको 9 सीटों का नुकसान हो हम्म। गया बीजेपी। तो अभी की जो स्थिति है 62+2 की स्थिति है। 64 सीटें अभी मान लीजिए। उसके बाद बाई इलेक्शन में 2 सीटें जरूर बीजेपी जीती, जो रामपुर सदर की सीट थी और आजमगढ़ की सीट थी। बड़े कम अंतर से जी। आजमगढ़ की सीट जीती बाई इलेक्शन में। और सपा जो 5 हम्म। सीट जीती थी वो 3 पर आ गई। लेकिन अब 80 सीटें जीतनी है, जो 2014 में भी नहीं हुआ था। तो आप हम्म। 62+2 64 से 80 पहुंचना है, 16 सीटें नहीं जीतनी है। और ये कोशिश करनी है कि आपके पास जो 64 है उसमें से आप कोई लूज ना करें। तो ये बिल्कुल। इसलिए ये इस वजह से नहीं हो सकता है कि इस भरोसे आप बैठ जाएं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, या योगी का बुलडोजर का न्याय चल रहा है, या उनका भगवा ध्वज लहरा रहा है, या घर घर मोदी हर हर मोदी हो रहा है, काशी कॉरिडोर बन गया। इस भरोसे से हो सकता है कि जीत जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी। जब तक सुनिश्चित नहीं करते हैं, हम लोग पहले भी बिहार को की भी जब भी चर्चा की हम लोगों ने कि हम्म। क्यों नीतीश कुमार को ले आना है, तो हमेशा हमने कहा कि वो संयोग के सहारे कोई चीज नहीं छोड़ते हैं कि अब ये चीज हो गई है तो ये चीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है उनके उनके उनकी पॉलिटिक्स में। वो सुनिश्चित करना चाहते हैं अंत अंत तक। हो सकता है कि उसके बाद भी जी। वो जो सुनिश्चित करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो, लेकिन हम्म। उनकी इसी पॉलिटिक्स में कि अब 80 सीटें ले आनी है। पिछली बार 64 हैं, 16 सीटें ऐड करनी है उसमें। पिछली बार के चुनाव से इस चुनाव के बीच में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, और वो था किसानों का आंदोलन। और उस किसान जी। आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बहुत बड़ा योगदान था, बड़ा हिस्सा उसमें शामिल था। और इसका असर बिल्कुल। सब लोगों ने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में। हम्म। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 47 सीट से बढ़कर के 111 सीट पहुंच गई। अपने सहयोगियों के साथ उसने 125 सीटें जीत ली, और जो बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 2017 में 325 सीट जीती थी, वो 250 सीट पर आ गई। तो हम्म। विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ था, 19 के लोकसभा में भी हुआ और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। तो इसीलिए अब ज्यादा चौहद्दी बांधने की जरूरत है, ज्यादा सहयोगियों की जरूरत है, ज्यादा बड़ा सामाजिक समीकरण बनाने की जरूरत है। एक तो ये कारण है कि उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की और राष्ट्रीय लोकदल की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जी। किसान का आंदोलन हुआ था और सरकार को झुक करके तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। और 2 चुनावों का नुकसान उनके सामने है, 19 के लोकसभा का और 22 के विधानसभा चुनाव का। उसके बाद जो जाति गणना हुई है बिहार में, उसकी हाँ, गूंज भी हाँ। उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी समीकरण वही है जो बिहार में है। थोड़ा बहुत फर्क जी। है, क्योंकि बिहार के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सवर्ण आबादी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का वही समीकरण है। वहां भी 52% पिछड़ी जातियां मानी जाती हैं, जिसमें ज्यादा आबादी अति पिछड़ों की है। तो अति पिछड़ों के मन में अखिलेश यादव ने भी ये बात भरी है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तरह, कि हम आएंगे तो हम जाति गणना कराएंगे और जाति के अनुपात में आरक्षण देंगे। तो ये जो उनकी मांग है, इसको भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है कि वो उसमें नया सामाजिक समीकरण बनाए, जिसमें नई जातियों को जोड़े। यही जी। वजह है कि आप देखिए 3 छोटी छोटी पार्टियों को बीजेपी ने जोड़ा है। वहां निषाद पार्टी के जो नेता हैं संजय निषाद, वो पहले से जुड़े हुए संजय हैं, निषाद। उनके पीछे हम्म। प्रवीण निषाद एमपी हैं। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को शामिल कराया गया है, जो पहले विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, और राजभर बड़ी आबादी है उनकी,
तो एक तो पहले जी उन्होंने निषाद को अपने साथ जोड़ा जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, फिर राजभर को जोड़ा ओम प्रकाश राजभर के जरिए, और अनुप्रिया पटेल पहले से हैं जो गैर यादव पिछड़ी जाति में आती हैं और सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, और अपना दल उनकी पार्टी है, उनको उनके 2 एमपी हैं। तो ये 3 पार्टियां पहले से हैं बीजेपी के साथ। अब जयंत चौधरी को लेने की जरूरत हो रही है ताकि जी जो हिंदुत्व के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं कास्ट के, उसकी आइडेंटिटी अगर कोई आदमी प्ले करता है तो उस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को एड्रेस कर सके। उसमें हम्म, जाट जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण जाति है, और जी उनका एक तरह की नाराजगी किसान आंदोलन के समय से बीजेपी से रही है, लेकिन वो नेचुरल वोटर बीजेपी के ही हैं। तभी हम्म, तभी अगर बीजेपी के साथ समाजवादी इनका राष्ट्रीय लोकदल का तालमेल हो जाता है, तो वहां जितनी सीटें ये दोनों मिल करके लड़ेंगे उसमें इनका स्ट्राइक रेट 100% हो जाता है। अब देखिए आखिरी बार जब बीजेपी और आरएलडी ने लड़ा था चुनाव साथ मिलके, तो आरएलडी को जी 5 सीटें दी थी बीजेपी ने, और वो हम्म, पांचों हम्म, सीटें जीत गए थे। 2009 के चुनाव में आरएलडी ने पांचों सीटें जीत ली थी। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में 2014 में एक भी सीट नहीं मिली आरएलडी को, 2019 में भी एक भी सीट नहीं मिली। खुद जयंत चौधरी मथुरा से जीते थे, और उनके पिता जो अब नहीं रहे चौधरी अजीत सिंह, वो बागपत से जीते थे। उनका हर कैंडिडेट जीत गया था। 2 बार से एक भी सीट नहीं मिल रही है। 2 बार से जी खुद जयंत चौधरी मथुरा सीट से हार रहे हैं। तो उनका भी समीकरण बीजेपी के साथ फिट बैठता है। क्रांति करने के लिए जयंत चौधरी भले समाजवादी पार्टी के साथ रहे, और 7-8 सीटें समाजवादी पार्टी उनको दे रही थी, लेकिन उनको पता है कि जीतना मुश्किल होता है। उनका ठीक वैसे ही जैसे बिहार में चिराग पासवान की पार्टी का जो समीकरण है वो हमेशा बीजेपी के साथ बैठता है। वो बीजेपी से हम्म, बाहर दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं, हार जाते हैं। वही चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ है, लोकदल के साथ है, जयंत चौधरी के साथ है कि वो बीजेपी के साथ आएंगे तो दोनों दोनों को फायदा होगा, जीत जाएंगे। तो अब चूंकि बीजेपी को 80 सीटें जीतनी है, इसीलिए राम के नाम पर भी पॉलिटिक्स होगी, हिंदुत्व के नाम पर भी पॉलिटिक्स होगी, बुलडोजर न्याय के नाम पर भी पॉलिटिक्स होगी, और उसके अंदर सामाजिक समीकरण जो है जिसमें गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी हैं जिनको अनुप्रिया पटेल के जरिए साधा जा रहा है, कोयरी हैं जिनको केशव प्रसाद मौर्य के जरिए साधा जा रहा है, लोध हैं जिनको कल्याण सिंह के पूरे परिवार के जरिए साधा जा रहा है। कल्याण राजवीर सिंह और उनके बेटे सब अभी सक्रिय राजनीति में हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं। तो लोध कल्याण सिंह के परिवार के जरिए साधा जा रहा है। जाट चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी के जरिए साधा जा रहा है। राजभर ओम प्रकाश राजभर के जरिए, निषाद संजय निषाद के जरिए। ये देखिए ये पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार बिहार में करते हैं कि छोटी छोटी जातियों को, जो गैर यादव पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, उनको साथ में जोड़िए और उनका वोट लीजिए एक मुश्त। वो पॉलिटिक्स जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी पहले कर चुकी है, वो जी फॉर्मेशन बना रही है। उसको डर यही जो आप कर रहे हैं ना कि किस बात का डर है, ये डर यही रहता है कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हो जाएगी, कास्ट का कार्ड प्ले कर देगा कोई आदमी आकर के, और अखिलेश कर बिल्कुल चुके हैं कि हम जाति गणना कराएंगे। तो ऐसे हम्म, समय में अगर आप नहीं साथ लीजिएगा छोटी छोटी तमाम जातियों को, तो कहीं भी थोड़ा थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो एक मजबूत गठबंधन अगर आपके सामने लड़ रहा है तो आपकी सीटें कम हो जाएंगी। जबकि अगर आपने तब तो लक्ष्य अजीत रखा है जी कि 270 जीतना है, तो फिर सारी सीटें हम्म, जीतनी होगी उत्तर प्रदेश की, या कम से कम 2014 की जीत तक पहुंचना होगा, तब जाके 370 का आंकड़ा अगर आप सोच रहे हैं तो पहुंच पाएंगे। तब तो अजीत जी जिस तरीके से स्थिति बन रही है उत्तर प्रदेश में, जयंत चौधरी भी चले गए, इंडिया ब्लॉक को भारी नुकसान, अखिलेश यादव और कांग्रेस अब क्या कर पाएंगे यह देखने वाली बात होगी। मायावती को पहले ही न्यूट्रलाइज किया जा चुका है, और जिस तरीके से वो चुनाव लड़ना चाह रही है उसमें फायदा तो बीजेपी को ही होता दिख रहा है। तो जैसा आप कह रहे हैं कि 80 में 80 या फिर 80 में 71 जीतेंगे तभी 370 पहुंचेंगे। तो हम इसी संदर्भ में अब बिहार की चर्चा कर लेते हैं कि देखिए आज नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और सभी से मुलाकात उन्होंने की है। तो अब बिहार की पॉलिटिक्स, क्योंकि बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार से समझौता तो हो गया, नीतीश कुमार के साथ सरकार भी बन गई, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी 2019 की तरह चुनाव लड़ने के लिए 17 सीटें नहीं देने जा रही है। और दूसरी बात, जो एनडीए अलायंस में मसला फंसा हुआ है, वो मसला फंसा हुआ है चाचा भतीजे का, चिराग पासवान और पशुपति पारस का। हम अब भी देख रहे हैं कि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को बीजेपी झूले पर झुला रही है। चिराग कह रहे हैं चाचा हैं तो मैं नहीं हूं, और चाचा कह रहे हैं एनडीए में तो मैं ही हूं, चिराग कहां है। तो बिहार की स्थिति के संदर्भ में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार कितनी सीटों को कम कर पाएंगे, और यह नुकसान क्या संदेशा देगा?
देखिए, अब जो जिस लाइन पर हम लोग आज बात करें, जो आपने अपना आज आज आपका आपका जो आइडिया है कि क्यों बीजेपी जी। डरती है, वो हम्म, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से साध रही है, उस उत्तर प्रदेश के पहले उसने बिहार को साधा इसी तरह से। दो जी। दो दो चीजें हुई, मतलब अभी अगर जयंत हम्म, चौधरी छोड़ते हैं तो इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका होगा। परसेप्शन के स्तर हम्म, पर पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि देखिए फिर वहां भी बिखर गया। और हम्म, उसी तरह से बिहार में पहले कर चुके हैं। पर सबसे बड़ा जो धारणा के स्तर पर सबसे बड़ा झटका बीजेपी ने दिया था, वो बिहार से ही दिया था, जो जी जब बिल्कुल। उसने प्राइम मूवर नीतीश कुमार को तोड़ लिया था। तो अब जब हम्म, तोड़ लिया है नीतीश कुमार को, और वहां भी देखिए फिर 40 सीटें जीतने का लक्ष्य है। 40 में पिछली बार 39 जीते थे, इस बार फिर 40 में 39 या 40 सीटें जीतने का लक्ष्य है। इसीलिए इतनी कवायद, इतनी मेहनत हो रही है बिहार में भी। और जी। बिहार को लेकर के भी बीजेपी हमेशा आशंकित रहती है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा आशंकित रहती है बिहार को लेकर के। क्योंकि हम्म, बिहार में जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, कास्ट की पॉलिटिक्स है, वो ज्यादा महीन तरीके से, ज्यादा बारीक तरीके से खेली जाती है। वहां का हर जी। हर प्लेयर, वहां का हर राजनीतिक खिलाड़ी इस खेल का माहिर है। उसको हम्म, राजनीति खेलने आती है जाति की, और जातियों के भीतर उपजाति की राजनीतियां भी होती राजनीति भी होती है। उपजातियों बिल्कुल। की राजनीति में भी बहुत गहरे तक बिहार के नेता धंसे हुए हैं। इसीलिए हम्म, वहां ज्यादा ध्यान देना पड़ता है बीजेपी को। और जब एक बार उसने ये प्ले कर दिया है कि हमको बिहार की सारी सीटें जीतनी है और उसके लिए हमको नीतीश कुमार की जरूरत है, तो किसी भी हाल में बीजेपी नीतीश कुमार को बनाए रहेगी, चाहे उसको जो समझौता करना पड़े। सीटों का जी। जो समझौता, जो फॉर्मूला आज तक हम लोग डिस्कस करते रहे, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम्म, अगर नीतीश कुमार अड़ते हैं कि हम ज्यादा कम नहीं करने देंगे सीटें, हमारी सीटें हमको चाहिए, तो बीजेपी देगी उनको सीटें। हो सकता है 17 नहीं दे, लेकिन यह भी संभव नहीं है कि नीतीश कुमार 12 सीट पर राजी हो जाए। क्योंकि जी। जरूरत जितनी नीतीश कुमार को है, उतनी ही बीजेपी को भी है। अब बीजेपी ने तो लक्ष्य रख दिया है कि हमको अपने अकेले दम पर कम से कम 370 तो ले आनी है सीटें। अब जी। 370 सीट का जब आपका लक्ष्य रखे हुए हैं, तो वो बिना बिहार में सारी सीटें जीते तो होगा नहीं। और बिहार हम्म, में बीजेपी की सारी सीटों का मतलब है 17 सीट, जो उसकी अपनी है। बिल्कुल। बाकी हम्म, सारी सीटें तो 400 में आएंगी। तो 300, जी। आपको 370 का लक्ष्य है, और उसमें बिहार की 17 सीटें आपको लेनी है, कम से कम 17 सीटें लेनी है। तो वो हम्म, तभी होगा जब म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचे आप नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार जो मांगेंगे, उनको बहुत नाराज करके बीजेपी अलायंस सीट का बंटवारा नहीं करेगी। और हम्म, बीजेपी किसी हाल में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तालमेल करा करके, दोनों का झगड़ा खत्म करा के, और दोनों को साथ रखना चाहेगी। क्योंकि वो 6 सीटें भी है जो एनडीए की जी। सीट है। और वो हम्म, पिछले 2 चुनाव का सबने देखा है ना, पिछले 2 चुनाव से ये चीजें हो रही हैं कि 100%, लगभग 100% स्ट्राइक रेट है चिराग पासवान की पार्टी का। वो उनकी बिल्कुल। उनके पिता जब थे 14 में 7 सीटों पर लड़े, 6 जीत गए। दूसरी बार 6 पर लड़े, 6 के 6 जीत गए। जी। बीजेपी भी 17 लड़ी, 17 जीत गई। तो ये 100% हम्म, का स्ट्राइक रेट बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सब लोग साथ मिलकर के लड़े। इसमें कोई हम्म, साथ नहीं छोड़े। जो 53% वोट था उनका, उसको 60% ले जाना है। इसीलिए ये भी कोशिश होगी कि उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नहीं छोड़े और जीतन राम मांझी भी साथ नहीं छोड़े। देखिए, देखिए, मुकेश सहनी को मिलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा वो एक भी एक ले आया करके जाए। मुकेश वो भी जी। कोशिश होगी कि ले आया जाए, क्योंकि वो अत्यंत पिछड़ी जाति के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। और जो जाति जी। गणना हुई है, उस जाति गणना में वो जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, निषाद जाति को, जो मल्लाह जाति है, वो अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और मल्लाहों में हम्म, उन्होंने एक आइडेंटिटी बनाई है। बिल्कुल। बीजेपी ने भी लीडर आगे किए हैं। जय नारायण निषाद, अजय निषाद को उन्होंने काफी प्रमोट किया बीजेपी ने। हरी हम्म, सहनी को अभी भी प्रमोट किया हुआ है। लेकिन आइडेंटिटी जो पूरे बिहार में बनी है, वो मुकेश सहनी की है। और उन्होंने तो बाज़ाब्ता अखबारों में विज्ञापन दे करके बताया कि जो केवट, कैवर्त, बिंद, निषाद, जितनी मल्लाह जातियां हैं, सब मिला करके 9.5% वोट नौ है, पक्ष। साढ़े जी। नौ 9% आबादी है। तो उसको नहीं छोड़ना चाहेगी बीजेपी, क्योंकि उसको पता है कि अति पिछड़ी जातियों का वोट पूरा पूरा चाहिए है उसको भी और नीतीश कुमार को बिल्कुल। भी। गैर हम्म, गैर यादव पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति, मुस्लिम हटा दें अगर अत्यंत पिछड़ी जातियों में से, तो 28% वो है। और यादव जी। छोड़ दें तो गैर यादव पिछड़ी जातियां जो हैं, वो यादव हटा दे तो वो लगभग 13% है। तो ये हम्म, 13% गैर गैर यादव पिछड़े और 28% अत्यंत पिछड़े, ये वोट चाहिए। 41% ये है। और उसके बाद दस जी। प्रतिशत वोट है फॉरवर्ड का। तो 51-52 हम्म, प्रतिशत ये वोट उसका बनता है पूरा। उसमें फिर कुछ पिछड़ी जातियां मिल जाएंगी जो कैंडिडेट के हिसाब से, तो वो ऐड होगा। इतना वोट तो बीजेपी को इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कितना वोट आए। तो उसके लिए मुकेश सहनी की भी जरूरत उनको होगी। और ये जी। लोग कोशिश करेंगे जरूर कि उनको किसी तरह से ले आया जाए। आपने कहा ना, हम्म, बिहार यूपी के डर की जो बात कही, वो यूपी से ज्यादा बिहार का डर है। तभी नीतीश यूपी से कुमार ज्यादा ने बिहार कर रहा
हाँ, चूंकि हम्म, यूपी की तो जो पार्टियां हैं इनके साथ कभी उस तरह का झगड़ा नहीं हुआ है जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ हम्म, झगड़ा हुआ था बीजेपी वालों का। जी, यूपी के तो सबके साथ लगभग सद्भाव ही रहा, एक आध लोग इधर उधर बयान देते थे लेकिन सब फिर बीजेपी के साथ रहे, वापस बीजेपी में आ जाएंगे। बिहार में तो हम्म, एकदम भारी लड़ाई छिड़ गई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में। बीजेपी के बिल्कुल, तमाम बड़े नेताओं ने बयान दिया था नीतीश कुमार को लेकर के कि उनके लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, उनको हम लोग कंधे पर नहीं बिठाएंगे, ये सब बातें कही थी। उत्तर जी, प्रदेश में तो हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि अमित शाह ने कभी कोई बयान भी दिया होगा आरएलडी को लेकर के, या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के, या नहीं, निषाद बिल्कुल नहीं, पार्टी को बिल्कुल नहीं, लेकर के कोई बयान भी नहीं दिया होगा उन्होंने। ना, जबकि जबकि वो खुद ही लड़ते रहे थे एक तरह से नीतीश कुमार की पार्टी से। और मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने बयान दिया था वो तो हमारे मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का हर आदमी बताता है, जो फोन करता है सो कहता है कि है जी बताइए तो कैसे फिर नीतीश कुमार को ही लोग ले लिए जब अमित शाह ऐसा कह रहे थे। तो हमने बिल्कुल, कहा कि यही यही वही डर है जो हम्म, बिहार को लेकर के है बीजेपी के मन में, कि बिहार कभी भी जी, खेला बदल सकता है। और बदल ही दिया था पिछले साल जून में नीतीश कुमार ने। वह तो हम्म, इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने गड़बड़ी की, गलतियां की, कुछ अति आत्मविश्वास में आ गए, कुछ नीतीश कुमार को फॉर गारंटेड लेने लगे, उनको ह्यूमिलिएट करने लगे, अनदेखी करने लगे, तो लॉटरी खुल गई बीजेपी की। नहीं तो नीतीश कुमार ने तो खेला कर दिया था पिछले साल जून में। पिछले साल जून जी, में जो बिल्कुल, माहौल था ज्ञानेश्वर जी, दिल्ली में हम्म, बीजेपी के नेता डोर टू डोर भाग रहे थे। कब? पिछले साल जून में जो माहौल था। तभी तो जुलाई में हम्म, 38 पार्टियों को इकट्ठा किया गया था ये दिखाने के लिए कि हमारा बड़ा गठबंधन है। तो ये डर है बिहार का, क्योंकि बिहार में लोग बंधुआ टाइप से वोट नहीं करते हैं। वो अगर उनको समझ में आ गया कि ये जाति गणना और आरक्षण और बीजेपी इनका विरोध कर रही है, तो फिर मामला बिगड़ सकता था बीजेपी का। अब वो नीतीश कुमार को इसलिए जोड़ा गया है, इसीलिए जी, चिराग पासवान और पशुपति पारस में भी तालमेल कराया जाएगा, उनको साथ में जोड़े रखा जाएगा, उनकी जितनी सीटें बनेंगी उतनी दी जाएगी। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी रखा जाएगा, और इसलिए मुकेश सहनी को भी लाने की कोशिश होगी, ताकि जो रेनबो कोलिशन की जो बात होती है वो बन जाए, कि इंद्रधनुषी आपका गठबंधन बन जाए, जिसमें सारी गैर यादव पिछड़ी जातियां हों, फॉरवर्ड हों और अत्यंत पिछड़ी जातियां हों। तो ये वही वही 40 सीट लाने का जो अभी देखिए, 272 का टारगेट होता तो कोई बात नहीं थी, 5-7 सीटों का नुकसान भी हो जाता उत्तर प्रदेश में, तो आप बिल्कुल, चलिए बिहार हम्म, में और उत्तर प्रदेश में 10-12 सीट गंवा भी सकते थे, लेकिन वो लक्ष्य नहीं हम्म, है। और बीजेपी अपनी सीमा भी जानती है कि जहां वो 100% पहुंची हुई है, वहां तो और नहीं बढ़ सकती है वो गुजरात में 26 जी, के बजाय 26 में से हम्म, 27 सीट तो नहीं जीत जाएगी। नहीं जीतेगी, नहीं जीत सकती है ना। दिल्ली में 7 की जगह 8 सीट थोड़ी जीत जाएगी। हरियाणा हम्म, में 10 की जगह 11 सीट थोड़ी मिल जाएगी उसको। तो वहां तो सब जगह वो पीक पर पहुंची हुई है, और वहां सीधी लड़ाई है कांग्रेस के साथ। तो उन बिल्कुल, राज्यों में अगर एक आध दो सीटों का नुकसान होता है, तो ऐसे राज्य देखो जहां नुकसान को रोक दिया जा सकता है। तो वो दोनों हम्म, राज्य थे बिहार, उत्तर प्रदेश। तो वहां भी रोकने की कोशिश हुई है, और यहां भी रोकने की कोशिश हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बिहार में दोनों जगह नुकसान रोकने की कोशिश हुई है, ताकि वो जो डर था कि किसी तरह का अगर वहां नुकसान हुआ तो फिर पूरे देश में नुकसान होगा, तो उस नहीं तो नुकसान अजीत को जी कम तो करने देखिए, के लिए राजनीति हुई है। अजीत जी एक बात तो ये भी है ना कि कांग्रेस जो देखिए इंडिया ब्लॉक का अगुआ है, वह भरोसा अपनी पार्टियों को, मतलब जो सहयोगी पार्टियां उनके साथ दिख रही थी, उनके भीतर यह पैदा नहीं कर पा रही है कि हाँ, हम मोदी को हरा सकते हैं। नहीं तो रालोद भागता नहीं, अरली भागता नहीं। उधर देखिए शिरोमणि अकाली दल को लेकर भी खबर आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली खबर तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जा रहा है, वह बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। तो ये देखिए, ये तो है ना भाजपा का जो हमने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, कि सीटें पिछली बार जी, से हमको ज्यादा आनी चाहिए है, हम्म, 370 नहीं आती हैं, तब भी 303 से ज्यादा आनी चाहिए, उनकी ये जी, पॉलिटिक्स। ठीक है ना। हम्म, तो इसके लिए देखिए, आज ही मुलाकात है अमित शाह के साथ उनकी, चंद्रबाबू नायडू की। आंध्र प्रदेश आज ही क्लियर चंद्रबाबू कर नायडू रही है। हाँ, आंध्र प्रदेश आज जी, क्लियर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आंध्र प्रदेश में हम्म, एक बढ़िया कोalition बना दिया है बीजेपी ने, तेलुगु देशम पार्टी का और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी का। ये पहली जी, दफा हो रहा है। हम पॉलिटिक्स देखते जिस तरह से हैं अपने यहाँ, जिस तरह से बिहार में 2015 में हुआ था कि यादव और कुर्मी दोनों साथ आए थे, नीतीश कुमार और जी, लालू यादव दोनों साथ आए थे एक लंबे डिवीजन के बाद। उस तरह हम्म, की राजनीति कर रही है बीजेपी आंध्र प्रदेश में, जहां कापू और कम्मा साथ आ रहे हैं। ये दोनों ऐसी जातियां हैं जिनका आपस में बहुत झगड़ा है, पॉलिटिकल राइवलरी है। और कम्मा को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रबाबू नायडू, और कापू को रिप्रेजेंट करते हैं चिरंजीवी, जो मेगा स्टार हैं वहां तेलुगु फिल्मों के, जिनको अभी पद्म विभूषण से जी, सम्मानित किया गया है। दूसरा हम्म, सबसे बड़ा सम्मान मिला है। उनके भाई पवन कल्याण भी बड़े तेलुगु हीरो हैं। तो उनकी पार्टी है,
पवन कल्याण की जनसेना पार्टी। चिरंजीवी और पवन चिरंजीवी ने भी अपनी पार्टी बनाई थी और कांग्रेस के साथ रहे थे, बहुत सफल नहीं हुए थे, जी मंत्री भी रहे थे केंद्र में। उन कापू और कम्मा को मिला रही है बीजेपी आंध्र प्रदेश में, अभी जीरो पर है, खाता खुल सके इसके लिए जेडीएस के एचडी देवगौड़ा को मिला लिया है कर्नाटक में, ताकि अभी जो 25-26 सीटें हैं उसमें नुकसान नहीं हो। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, अजीत पवार को तोड़ करके अलग किया गया शरद पवार से, और उनकी पार्टी को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी मान भी लिया है। इसके जी बावजूद बीजेपी को पता है कि मराठा वोट अब भी शरद पवार के साथ है, अजीत पवार के साथ नहीं आया है पूरी तरह से। और जो शिव सैनिक है या कोर हिंदुत्व का की राजनीति करने वाली समझने वाले जो मतदाता है महाराष्ट्र के, वो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, एकनाथ शिंदे के साथ नहीं आए हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे की जरूरत है, ताकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाला कोई दूसरा नहीं रहे। देखिए, वैकल्पिक बिल्कुल हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी के मुकाबले एक ही पार्टी करती है, और वो शिवसेना है। इंडिया ब्लॉक में भी शिवसेना ही इकलौती पार्टी है जिसका वैचारिक तारतम्य, वैचारिक तालमेल नहीं बैठता है, और वो शिवसेना है, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करती है हमेशा। जी उसके नेता हमेशा अयोध्या में जो विवादित ढांचा टूटा था उसका श्रेय लेते हैं। तो ये इंडिया ब्लॉक के साथ उनका मेल नहीं बनता है। बीजेपी के साथ उनका नेचुरल संबंध है, 40 वर्षों का तक वो लोग साथ रहे हैं, चुनाव लड़े हैं। तो इसीलिए बीजेपी जो है अब डोरे डाल रही है उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि उस अब लक्ष्य तय कर दिया है बीजेपी ने अपना 370 का और एनडीए का 400 सीट का। जी और वहां पिछली बार एनडीए को 41 सीटें मिली थी, 48 में से 41 एग्जैक्टली। तो बिहार टाइप का रिजल्ट आया था वहां, तो जी वहां बिल्कुल 23 सीटें बीजेपी की अपनी हैं, तो वो 23 बचानी है। और ये कोशिश है कि 18 सीटें एलआई पार्टनर को आए, मतलब एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को कम से कम 18 सीटें आए, तब जाके 41 का आंकड़ा पूरा होगा। और उनको लग रहा है, उनकी जो फीडबैक है उसमें है कि ये दोनों 2-2 4-4 सीट नहीं ले आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है इनके लिए सीट ले आना। और बीजेपी भी जी 23 सीट नहीं ला पाएगी अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिल करके लड़ते हैं, तो वो उनका अपर एंड है अभी। 48 बिल्कुल में से 30 सीटें आ सकती हैं उस अलायंस को, जो महा विकास अघाड़ी है, उस अघाड़ी को आ सकती हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश अंबेडकर भी हैं, राजू शेट्टी भी हैं। मतलब दलित भी है, हिंदुत्व भी है, मराठा भी जी है, किसान भी है। तो ये आ सकती हैं उनको 48 में से 30 सीटें। और ये जो महायुति है, जो महायुति की जो सरकार बनी है, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये 20 के नीचे सिमट सकता है। तो इसीलिए कोशिश हो रही है कि उद्धव ठाकरे को भी वहां ले आए, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा हो गया है। और ठीक है, उसी लक्ष्य बड़ा कोशिश हो गया है। उसी कोशिश के जी तहत लक्ष्य बड़ा हो पुराने पुराने जो हाँ सहयोगी हैं अकाली दल जी के, सुखबीर बादल से भी बात हो रही है, क्योंकि वहां भी दोनों को 4 सीटें हैं, 2-2 सीटें दोनों को है, तो वो भी जी नुकसान नहीं हो, उसकी भी कोशिश है। ठीक है, तो देखिए लक्ष्य बड़ा हो गया। लेकिन एक और चीज देख रहे हैं कि यदि एक और भाजपा डरी हुई दिख रही है, नई नई पार्टियों को जिनसे पंगा रहा, जिनसे अदावत रही, उन्हें सबको साथ ला रही है। लेकिन इसके साथ ही तैयारी चल रही है कि जो उनके अपने जीते हुए सांसद हैं, उनके टिकट बहुत ही बड़ी संख्या में काटे जाएंगे। क्योंकि बीजेपी के बारे में यह कहा जाता है, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कि ये भविष्य की राजनीति को उगाते हैं, पुराने को रिटायर कराते हैं, नए को मौका देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो खबर है कि बहुत बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ का पर कतरने की कोशिश की जा रही है? फिर बिहार में भी ये खबर है कि जो उनके 17 सांसद हैं, शायद उनमें से आधे बेटिकट हो जाए और नए चेहरों को मौका मिले। तो ये क्या बीजेपी की रणनीति है? जी देखिए, ये गुजरात मॉडल है, पॉलिटिक्स का गुजरात मॉडल है। गुजरात में तो जी 2 चुनाव के बाद नगरपालिका के भी सारे पार्षदों की टिकट बदल जाती है। 2 चुनाव के बाद विधानसभा में भी जीते हुए विधायकों की टिकट बदल जाती है। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अभी पूर्व विधायक हैं, विजय रूपाणी जी विधायक विजय भी नहीं रूपाणी बन सके, उनको विधायक की भी टिकट नहीं मिली। तो जी वो मॉडल है ये गुजरात मॉडल है। और जहां सुनिश्चित कर लिया बीजेपी ने कि ये सीट हमारी आएगी, तो फिर वहां किसी को भी खड़ा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा चेहरा चाहिए होगा बीजेपी को। बीजेपी जी अपनी सीटें काउंट कर रही है, चेहरे काउंट नहीं कर रही है। चेहरे बीजेपी में कभी काउंट नहीं किए जाते हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियों का खेल है या कांग्रेस का खेल है। कांग्रेस चेहरे देख के टिकट देती है। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स, इस चक्कर में कांग्रेस हमेशा मारी गई है कि ये जी इनका चेहरा है, अब कैसे ये 40 साल से हैं तो इनको कैसे छोड़े। ये बीजेपी में कभी पॉलिटिक्स नहीं होती है। वहां चेहरा देख के टिकट नहीं दिया जाता। मतलब जो माथा देख के चंदन लगाने वाला हिसाब है, वो वहां नहीं है। वहां अपनी सीट सुरक्षित करती है बीजेपी की, ये सीट हमारी होगी, अब यहां हम जिसको लड़ाएं। ये होता है। अभी एक आंकड़ा है हमारी आंखों के सामने से अभी गुजरा, जो बीजेपी के 370 से
रिलेट करने वाला आंकड़ा है। जी 2009, 2014 और 2019 इन 3 चुनावों में देश की 543 में से कुल 343 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी हम्म इनमें से किसी न किसी चुनाव में जीती है। इन हम्म, 3 में से पहली बार तो जी 114 सीटें जीती थी वो, लेकिन हम्म उस जो जो जब हम बात करें 2009 की 114 सीट जीती थी, 116 सीट जीती थी, उसमें से हम्म, 93 सीटें ऐसी थी जो फिर 2014 में भी जीती बीजेपी, बिल्कुल और सिर्फ उसकी 21 सीटें थी जो हार गई थी। फिर उस हम्म 100 जो 284 है उसमें से अधिकतम सीटें बीजेपी ने फिर जीती 2019 में। तो तीनों चुनाव 2019 मिलकर 343 सीटें ऐसी है जो बीजेपी जीती है किसी न किसी टाइम में। तो उन हम्म 343 सीटों को जीतना है। वो मजबूत सीटें हैं बीजेपी की। जिन सीटों पर वो तीनों बार जीती है, उन सीट पर कोई भी उम्मीदवार जो जीता हुआ होगा वो नहीं लड़ेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी। जो ऐसी अच्छा सीटें हैं जिन सीटों पर बीजेपी 2009 में भी जीती है, 14 में भी जीती है और 2019 में भी उन्हीं जीती है, में भी उन सीटों पर जो भी कैंडिडेट होगा उसको टिकट नहीं मिलेगी। अब आप हम्म हम लोग इस पर फिर अलग से कभी चर्चा करेंगे सारी सीटों की लिस्ट लेके। ऑफेंड अभी अगर जी आप ध्यान दें, हमको जो ध्यान आ रहा है तो उसमें शिवहर की सीट भी है और पूर्वी चंपारण की सीट भी है जो तीनों बार शिवा बीजेपी जी जीती। तो ऐसी बिल्कुल सीटें आएंगी, ऐसी सीटों की लिस्ट बनी पटना है साहिब की जिनमें सीट आएगी, पटना साहिब की पटना सीट साहिब की आएगी। सीट आएगी, बिल्कुल पटना साहिब की सीट जी आएगी। तो जिन हम्म सीटों पर ऐसी 343 सीटें हैं जिनमें 3 चुनाव में से कभी न कभी बीजेपी जीती है, उसमें से हम्म ऐसी सीटें जिन पर तीनों बार चुनाव जीती है, वहां उम्मीदवार बदल जाएगा अगर सेम उम्मीदवार है तो। अगर सेम जी उम्मीदवार नहीं भी है और उम्र हो गई है, हम्म समीकरण में नहीं फिट हो रहे, तब भी उनकी टिकट बदल जाएगी। नए चेहरे ले आने हैं, नया एजेंडा भी ले आना है। खाली खाली राम मंदिर का एजेंडा नहीं है, एस्पायरेशन हम्म का भी, एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स का, आकांक्षी राजनीति जिसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। हालांकि जी वो बिल्कुल तय, कह रहे हैं वो किसी हम्म आदमी का पहला कार्यकाल भी होगा तो उसमें भी बनना है। हम लोग को 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बनना है। लेकिन ये प्रधानमंत्री की खूबी है कि वो किसी भी चीज को बेचते हैं, मतलब वो उस पर अपना अपने समर्थन में लोगों को खड़े कर लेते हैं। तो नौजवानों को, वो नई पीढ़ी के लोगों को, जो एस्पायरेशनल पॉलिटिक्स करने वाले को समझने वाले लोग हैं, जिनकी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको भी एक मैसेज दे रहे हैं। राम मंदिर के साथ साथ आस्था का मैसेज है, तीर्थाटन जी पर्यटन से होने वाली इकोनॉमी का मैसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हम्म डेवलपमेंट का मैसेज है, इकोनॉमी के सबसे बड़ा बनने का मैसेज है। और और फर्स्ट उस टाइम वोटर जो है उन पर ज्यादा नहीं, उन पर ज्यादा ध्यान है। ये तभी जो फर्स्ट पिछले टाइम छह वोटर सात है साल तभी 6-7 साल पहले प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा शुरू की थी। जी अब आप सोचिए कि इस बार 7वां एडिशन था। 7 साल पहले जब उन्होंने पहली बार जिन लोगों के साथ परीक्षा पर चर्चा की होगी 10वीं और 12वीं के बच्चों से, वो तो अब वोट हम्म डालेंगे ना इस बार। बिल्कुल 7 साल पहले वो 16 साल के अगर रहे होंगे या 14 साल के रहे होंगे या 18 साल के रहे होंगे, तो अब तो बालिग हो गए, अब तो वोट डालेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में हाँ वो। हाँ तो जी उनको वो 7 बार से जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री, वो हमेशा नए पहली बार का वोटर उनके टारगेट में रहता है। तो और पहली बार के वोटर को अपनी तरफ करने के लिए जरूरी भी है कि आप नई नए आदमी को ले आए, जो जी नया नया चेहरा हो, ताकि उसको लगे कि पुराने चेहरों के बारे में तो कोई ना कोई धारणा बन जाती है, उसका कोई ना कोई, हम्म उसकी हिस्ट्री होती है, उसका कोई ना कोई बैगेज होता है उसके पीछे। अभी हम एक और बहुत दिलचस्प बात है जो हम लोग सब आदमी बहुत इस बात पर हैरानी जता रहे थे कि भाई अयोध्या में जब राम मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है तो नेता नहीं जा रहे हैं, बड़े मंत्री नहीं जा रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह नहीं जा रहे हैं, लेकिन रणवीर कपूर, आलिया भट्ट क्यों आ रहे हैं, कटरीना कैफ और विकी कौशल बिल्कुल क्यों आ रहे हैं, या विराट कोहली हम्म को क्यों बुलाया जा रहा है। उसका मकसद ये था कि जो नया वोटर है, जो यंग लड़का है 18 साल, 20 साल, 22 साल का, वो भी अपने को कनेक्ट कर सके मंदिर से, धर्म के जी साथ कनेक्ट कर सके, बीजेपी की पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट कर सके। वो तो इन लोगों के साथ कनेक्टेड हम्म होता है ना, वो तो इनके साथ जुड़ा होता है, इनके इंस्टाग्राम को हम्म फॉलो करता है। उसने देखा होगा कि इन लोगों ने इंस्टाग्राम पर जितनी फोटोज डाली, जितनी तस्वीरें इन हीरो हीरोइंस ने डाली राम मंदिर की, उतनी तो बीजेपी ने प्रचार भी नहीं की है जितना इन लोगों ने बिल्कुल प्रचार सही की। तो वो नौजवान हम्म वोटर्स को टारगेट करने का एक हमेशा बीजेपी के की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हमेशा रहता है वो। तो वो नए जी चेहरों के जरिए किया जाएगा, नई पॉलिटिक्स के जरिए होगा, नए चेहरों के जरिए भी होगा। इसीलिए इसलिए टिकटें कटेंगी। उसके टिकट काटने से पहले बीजेपी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और यूपी 100, हाँ ये जो, 141 हाँ इतनी सीटों को लेकर के जो इनका टारगेट है, उन जी सीटों पर वो लोग पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सीटें जीत जाएंगे। सीटें नहीं जीतना सुनिश्चित 80 हो जाए, समीकरण 80 80 40 कितना हो गया सर 80 40 और 134 सीटें हैं, 134 एक सीट सौ है। चौंतीस
हाँ, 134 सीटों पर ये लोग चाहेंगे कि जीत पहले हो जाए कि हाँ, ये 180 में से अधिकतम हमारे पास आएँगी, फिर जी। उस पर चेहरे तय कर देंगे, जिसको भी बिठाना है, जिस मोहरे को बिठाना है, जहाँ कोई एकदम निराकार चेहरा होगा, लेकिन वो चुनाव जीत जाएगा। सामाजिक समीकरण ऐसा बना होगा कि वो बैठेगा और चुनाव जीत जाएगा। जैसे राज्यसभा चुनाव में होता है कि आप जिसको बिल्कुल, टिकट बिल्कुल, दीजिएगा वो जीतेगा, उस तरह से लोकसभा चुनाव को बीजेपी बनाने जा रही है कि हमारी ये सीट बिल्कुल। है, हम इस सीट पर जीतेंगे, इस पर फलाजी लड़ेंगे। जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो पहले सीटें सुनिश्चित करनी है, सीटों का सामाजिक समीकरण सुनिश्चित करना है, उसके लिए इतनी कवायद हो रही है। तो आप कह रहे थे कि देखिए जो फार्मूला है, जो तैयारी है, उसमें तो बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ ही रही है। तो इन सारी चर्चाओं में हम आगे भी बने रहेंगे और आज हमारे साथ जुड़े देखिए बिहार और यूपी में बीजेपी डरी हुई दिख रही है, इसलिए सभी छोटी-छोटी पार्टियां देखिए लोग कहते हैं कि यदि लालू यादव तैयार हो जाए, तो लालू यादव को भी ले लेंगी, क्योंकि 400 पार करना है। तो इन चर्चाओं पर हम आगे भी बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।